सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं जरा, काफी बड़ा है बट ओके। इसके ये पहले क्वेश्चन आया था, ओल्ड स्टडी मटेरियल में था, नए स्टडी मटेरियल में से रिमूव किया है, बट यू मे नेवर नो वो लोग कब पूछ सकते हैं, बिकॉज शायद उनको लगा रहेगा कि लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको नहीं रखना चाहिए करके, बट फिर भी हम कर लेते हैं जिससे हम लोग को एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाएगा। अगर आता भी है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो करने के लिए वो इजी रहेगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है करके, क्वेश्चन 1 में। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 88। अच्छा, let's read this. The following is the draft balance sheet of Diverse Limited has an authorized capital of rupees 1000 crore as on 31st March 2011. वैसे मुझे बताओ ऑथोराइज्ड कैपिटल से हमारा कोई लेना देना होता है या नहीं होता? नहीं होता। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या होता है वैसे? हाँ, इसका मतलब कंपनी हैज अ ऑथोरिटी, आरओसी हैज ऑथोराइज्ड कि पब्लिक से इतना ही पैसा ले सकते हो करके, मतलब हम मैक्सिमम इशू 1000 का ही हो सकता है। अगर वो ज्यादा इशू करना है तो पहले ऑथोराइज बढ़ाना पड़ेगा, आरओसी के पास जाके परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, बट वो भी अपने इसका नहीं है। आगे असेट्स के बाद अमाउंट है, अमाउंट के बाद अच्छा ये कंपनी कौन सी है? डाइवर्स लिमिटेड। यू कैन अंडरलाइन दैट, डाइवर्स लिमिटेड करके ये कंपनी है जिसका बैलेंस शीट है। नॉन करंट असेट्स में पीपी है, फाइनेंशियल असेट्स है आपके इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू, करंट असेट्स में अदर करंट असेट्स से, ठीक है, टोटल है 4600, फाइन। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहले इक्विटी है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी है, ओके। लाइबिलिटीज में है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसमें बोरोइंग से 1000, और वो 1000 का मैंने तो बाइफर्केशन दिया बिकॉज वो आगे नहीं किया गया था, तो उसमें आपकी अनसिक्योर्ड कितनी है? 600, और सिक्योर्ड कितनी है? 400। अभी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है अपने को पता है कि लोन दिया और सिक्योरिटी अवेलेबल है उसके अगेंस्ट, तो वैसा तो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और करंट लाइबिलिटी है 2000। अच्छा अगर मैं टोटल करता हूं 250 प्लस 1350 प्लस 1000 प्लस 2000, सो इट शुड बी 4600। ध्यान देंगे सब लोग तो सही रहेगा। अच्छा या तो तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा इधर आके, तो देख। हाँ अच्छा, उसके बाद कैपिटल कमिटमेंट 700 CR। अच्छा कैपिटल कमिटमेंट क्या होता है, कोई बता पाएगा? कैपिटल कमिटमेंट, हाँ नहीं, देखो अगर हम मान लो ऐसा होता है कि कोई कंपनी है और कोई कंपनी को कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, तो आगे जाके मैं समझो अभी 1 साल में या 2 साल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करूंगा तो एक बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, या फिर कोई एक बड़ी मशीनरी खरीदनी या फिर कोई भी चीज के लिए, मतलब एक बड़ा खर्चा जो रेगुलर नहीं है, नॉन रिकरिंग है, तो वो हमेशा नोट्स में बताना जरूरी होता है। कोई एक चीज का हमने को फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है और फैक्ट्री बनाने के लिए हमारी मान लो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है किसी कार को बनाने के लिए, हम लोग को एक बड़ी फैक्ट्री बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले और बहुत सारा खर्चा होने वाला है आगे जाके, तो एक बड़ा खर्चा होने वाला है 700 करोड़ का, जो अभी खर्चा नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, फ्यूचर में जाके होगा तो तब आएगा। अब इसमें यह तो ये क्यों बताया जाता है, जिससे शेयर होल्डर को पता चले कि शायद आगे जाके डिविडेंड ना मिले, बिकॉज जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से वो सब चीजों पे खर्चा करेगी, तो अपने को डिविडेंड मिलने के चांसेस क्या हो सकते हैं? कम भी हो सकते हैं। सो फॉर फेयर प्रेजेंटेशन कैपिटल कमिटमेंट हमेशा नोट्स में बताया जाता है। ऐसा इंडेस का नाम तो भी ऐसा नहीं है लिखा हुआ स्पेसिफिक, वैसा है डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स रहेंगे, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऐसा हर जगह से ऐसा ये नहीं होता, वैसा है, फिर भी देखते हैं उसको। दैट विल बी स्पेसिफाइड कि अगर मान लो 4 साल बाद होने वाला है, 5 साल बाद होने वाला है, जब भी होने वाला है स्पेसिफाई किया जाएगा कि कैपिटल कमिटमेंट और इतने साल का है करके। अगर 5 साल बाद है तो 5 साल बाद, 4 साल बाद तो 4 साल बाद। और ये 700 करोड़ का है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी जैसा है या नहीं है? नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में खाली पैसा जाता है, केस हार गया तो पैसा जाएगा। इसमें ऐसा है कि जब खर्चा होगा तो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू भी बुक होने वाला है, तो फ्यूचर में खर्चा होगा और फ्यूचर में रेवेन्यू भी बुक होगा, उसका फायदा भी होगा उससे। ये खाली एक डिस्क्लोजर है, सेंसिटिव बोलो तो इसको कोई काम नहीं था, खाली मेरे को एक बोल के भी मैं छोड़ देता तो चल जाता कि कैपिटल कमिटमेंट है 700 करोड़। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में खर्चा होगा, रिकॉर्ड होगा करके, उसका कोई अभी लेना देना नहीं है। आगे द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। अच्छा
इसके पहले क्वेश्चंस इजी थे जहां पे कंपनी का डिवीजन बैलेंस शीट में ही दिया किया करता था उन्होंने। इस बार हमें डिवीजन पैराग्राफ्स पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा कि कंपनी के डिविजन्स क्या क्या है करके वैसा। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, डाइवर्स लिमिटेड। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे, हमें अभी रफ में राइट हैंड साइड पे, बिकॉज उसको मेरे को सेल करना वगैरह रहेगा वैसा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइवर्स लिमिटेड। इसके डिवीजन से 2। अच्छा, पढ़ते डाइवर्स लिमिटेड में कौन से डिवीजन है। पहला कौन सा है, एस्टैब्लिश्ड डिवीजन। दूसरा कौन सा रहेगा वो पता नहीं, लेकिन मुझे अभी तक इतना पता है, ये है एस्टैब्लिश्ड डिवीजन। चलो इसके बारे में क्या क्या दिया है, चलो समरी बनाते जाते हैं। अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पॉइंट नंबर आपका कौन सा पढ़ रहा हूँ, तो 1 पढ़ रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया है। और चलो पढ़ते देखते जाते क्या क्या है। हैज अ ग्रॉस ब्लॉक ऑफ 200 करोड़ एंड अ नेट ब्लॉक ऑफ 30 करोड़। तो ऊपर देखोगे तो ग्रॉस नेट बताया क्या, सीधा नहीं, एज पर वो पीपी सीधा वो नेट पे दिखेगा 300। मैं यहाँ पे सीधा नेट करके लिख देता हूँ। पीपी कितना है इसका, तो इसका कितना रहेगा, 30 करोड़ रहेगा। रुपीज इन सीआर है तो मैं 30 करोड़ लिखूँ या 30 लिखूँ वो ठीक है, एक ही बात है। अभी करंट असेट्स है, करंट असेट्स कितना है इसका, 1500 सीआर। अच्छा, क्या आप मुझे करंट लायबिलिटी बता सकते हो। अच्छा, आईपीसीसी पढ़ा है तुमने, और शायद मैंने ही वर्किंग कैपिटल पढ़ाया था। 300 करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैं समझाऊँ वैसा वो या नहीं समझ तभी तो वर्किंग कैपिटल वो 1200 आया रहेगा ना वो। एंड आगे लिखा है द एंटायर अमाउंट बीइंग फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स फंड। मतलब इसमें इससे कनेक्टेड कोई लोन नहीं है, मतलब लोन वैसा है कि लोन है वो इससे कनेक्टेड नहीं है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। एस्टैब्लिश्ड डिवीजन के बाद आया है दूसरा न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन। मतलब डाइवर्स लिमिटेड के 2 है, एक एस्टैब्लिश्ड है, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन है। पहले से ही ध्यान देते जाना, नहीं तो शायद थोड़ी देर के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है और हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं करना ये क्वेश्चन, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान देना। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन टू विच द रिमेनिंग फिक्स्ड असेट दैट इज पीपी, करंट असेट्स एंड करंट रिलेटेड करंट लायबिलिटीज रिलेटेड। मतलब अगर मैं यहाँ पे पीपी की बात करता हूँ, यहाँ पे करंट असेट्स की बात करता हूँ, यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात करता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितने आएंगे। रिमेनिंग का मतलब होता है कि जो भी टोटल है उसमें से बचा हुआ डाइवर्स में, तो टोटल 600 है, तो 570 पीपी। फिर करंट असेट्स टोटल कितने हैं आपके, 3000 है, सो 3000 माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा 1500। करते करते उसके बाद आपका अदर करंट असेट्स है, सॉरी अदर करंट असेट्स हो गया, करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितनी है, 2000 की है, 2000 में से 300 इधर है, तो इधर कितनी आ जाएगी। अगेन व्हेन आई से अदर रिमेनिंग असेट्स, सो जब मैं बोलता हूं अदर विच ऑफ द रिमेनिंग फिक्स्ड असेट, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका यही असेट है, लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट में आता है, तो भी इधर आ जाएगा आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जिसका बाइफरकेशन नहीं हुआ है अभी तक, बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स में ये बोला गया था कि जो एस्टैब्लिश्ड डिवीजन है उसके लिए कोई बोरोइंग नहीं की गई है, वो शेयर होल्डर फंड के थ्रू से फाइनेंस हुई है, मतलब बोरोइंग भी इधर आ जाएगा। या तो बोरोइंग में टोटल बोलो तो उसका स्पेसिफिकेशन नहीं कि कौन सा किधर है, मैं सीधा इधर लिख देता हूं। एक चीज और है बोरोइंग करके, उसमें से एक कौन सा है आपका सिक्योर्ड और एक है अनसिक्योर्ड। $400, $600। एक काम हमारा पड़ गया, इसके पहले हम लोग को हमेशा बाइफरकेशन और सारी चीजें करके दी जाती थी।
हाँ, बट अगेन वो पैसा कहीं पे भी यूज होता ही है, दे हैवंट स्पेसिफाइड वैसा। वैसे वो शेयर होल्डर फंड के थ्रू से बोला ही है, बट फिर भी डन विद दिस। आगे मैं पढ़ता हूं तो अभी तक मुझे खाली ये पता चला एस्टैब्लिश डिवीजन और न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन के बारे में, बाइफर्केशन है। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये कहां से पता चला, तो पॉइंट नंबर अगर मैं बोलूँ तो 2 से। अच्छा, उसके बाद द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज एग्रीड अपॉन। अभी ABCD आएंगे करके। सबसे पहला, टू न्यू कंपनीज सनराइज एंड खजाना लिमिटेड आर टू बी फॉर्म्ड। कितनी कंपनी बनने वाली है? 2। पहले सिंपल था, अभी यहाँ पे द कंपनीज भी 2 है, सनराइज एंड खजाना लिमिटेड आर टू बी फॉर्म्ड। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सनराइज लिमिटेड इज टू बी 800 crores एंड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ खजाना इज टू बी 500 crores। वैसे मैं देखूँ तो ऑथराइज में अपना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो खाली एक डिस्क्लोजर के लिए काम आता है कि ऑथराइज्ड है करके। तो मैं अगर खाली लिखना हो अगर आपको ऐसा क्लैरिटी के लिए, तो ए में इतना खाली बोला गया है कि न्यू कंपनीज आने वाली है कौन सी करके। एक सनराइज बोला है, पहले कौन सा बोला है? सनराइज, और फिर खजाना। ठीक है, आगे बढ़े लिखते हैं खजाना लिमिटेड इज टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹1000 crores एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एट बैलेंस शीट वैल्यूज। कौन क्या लेके जा रहा है वो देखते हैं सबसे पहला। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इट इज सेलिंग कंपनी और आई कैन से एक्वायरी। और ये जो नए आने वाले हैं ये कौन सा आपका एक्वायरर या तो क्या रहेगा? ये परचेसिंग कंपनी। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन बी पॉइंट में किसके बारे में है? खजाना लिमिटेड। तो मैं बी पॉइंट अगर यहां पे लिखता हूं, खजाना लिमिटेड क्या क्या लेके जाएगा जरा देखते हैं। मुझे बताओ, खजाना लिमिटेड एक्चुअली अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहा है और आपका क्या ले रहा है? आपका इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहा है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ये लेके जा रहा है, देखो ये वाला पार्ट। और कौन सा? ये। तो वो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे वो टेकन ओवर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट which is asset taken over and then unsecured loan which is liability taken over। और दोनों की वैल्यूज देखूँ तो ये 1000 पे और दूसरा वाला बुक वैल्यू पे बोला है which is बुक वैल्यू कितनी है? तो 600 है। मुझे बताओ एक्चुअल में वो नेट एसेट कितने लेके जा रहा है अगर देखा जाए तो? 400 के। मुझे बताओ, खजाना लिमिटेड कुछ लेके जा रहा है तो उसको कुछ देना भी पड़ेगा उसके अगेंस्ट। क्या देना पड़ेगा? परचेस कंसीडरेशन कुछ। तो आगे लिखा हुआ है इट इज टू अलॉट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार टू द मेंबर्स ऑफ डाइवर्स लिमिटेड इन सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये पीसी ना, इसके अगेंस्ट जो पीसी जाएगा, पीसी टू कंपनी या पीसी टू शेयर होल्डर्स? पीसी टू शेयर होल्डर्स। और वो कितना देगा लिखा है?
इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर अरेंजमेंट द बुक वैल्यू ऑफ द लोन अप्रोक्सीमेट्स द फेयर वैल्यू। अब मतलब वही लोन का जो वैल्यू है उतना ही वो फेयर वैल्यू, और इसमें वो पीसी कितना देगा, जितना बनता है, मतलब कितना देगा, 400 ही देगा। इसको बोलते हैं नेट असेट मेथड, और एक होता है नेट पेमेंट मेथड जहां पे कितना रुपया देना है वो लोग स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे अगर आप पढ़ोगे तो आगे अभी क्या क्या दिया है वो जरा देखते। तो आगे दिया हुआ है सनराइज लिमिटेड टू टेक ओवर द पीपीई एंड नेटवर्किंग कैपिटल। अच्छा अब सबसे पहली चीज एक ये है कि यहां पे ये डीमर्जर है या नहीं है, है सब, क्योंकि एक डिवीजन का कोई तो चीज यहां पे बेचा जा रहा है। देखो यहां पे ये लेके जाया जा रहा है और यहां पे ये लेके जा रहा है, मतलब एक डिवीजन बेचा जा रहा है। अब डीमर्जर में केसेस कितने हैं, 3। केस 1 PC2 कंपनी, केस 2 PC2 शेयर होल्डर। तो ये कहां पे आता है, PC2 उसमें भी एक होता है ग्रेटर देन 50% होल्डिंग है किसी का और एक का नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, लास्ट वाला। लास्ट वाला मतलब जहां पे बहुत सारे लोग हैं शेयर होल्डर, या तो फिर रिवर्स करो या याद है वैसा, याद है। यहां पे अगर मैं वापस पढ़ता हूं, खजाना लिमिटेड इज टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹1000 एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एट बैलेंस शीट वैल्यूज। तो बैलेंस शीट वैल्यूज पे ले रहे, तो बैलेंस शीट वैल्यूज पे ले रहा है, मतलब ये कौन सा वाला है, शेयर होल्डर्स, वन ऑफ द शेयर होल्डर मस्ट बी होल्डिंग ग्रेटर देन 50%। या तो हमेशा नॉर्मली ऐसा होता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, वो कौन सा होता है आपका, शेयर होल्डर वाला होता है, सीसीटी होता है। इसके पहले भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, ऐसा रेफर करवाया था, बोला था कि बैलेंस शीट वैल्यूज पे सीसीटी मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब फेयर वैल्यू वैसा। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट वैल्यूज पे टेकन ओवर कर रहे हैं। तो ये कौन सा है आपका, PC2 शेयर होल्डर में, केस 2। नन ऑफ द शेयर होल्डर्स होल्ड मोर देन, क्या लिखा है, 50% आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब वो यहां पे बोला गया कि शेयर होल्डर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड नहीं है करके, तो नहीं है। तो अगर वो लाइन है तो उस केस में क्या बन जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चंस में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां है, वो भी आगे जाके मैं और 1-2 गलतियां बताऊंगा वैसे, बट इसलिए वो स्क्रैप कर दिया गया था। बट अब जैसा सोल्यूशन उनका था हम वैसा कर रहे बाद में बना के। वैसे वो सीसीटी, उन्होंने वो सीसीटी समझा था, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, बट अब क्या करें उसमें वैसा है, मतलब एक सेकेंड, हाँ हाँ, बट वैसे भी आंसर नील आने वाला है, समझाता हूं क्यों। गुडविल भी नहीं आने वाला, कैपिटल रिजर्व भी नहीं आने वाला। हाँ फेयर वैल्यू ही सेम है। अच्छा सुनो भी यहाँ पे, और शेयर होल्डर के बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूं जो लाइन अभी इसने बोला, कौन सा वाला, एफ वाला, नन ऑफ द शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 50%। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं नन ऑफ द शेयर होल्डर होल्ड्स ग्रेटर देन 50%, कोई भी 50% से ज्यादा होल्ड नहीं करता। इस केस में एक कौन सा केस है, अगर आप देखोगे तो केस 3, देन इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। So now you will apply Ind AS 103 accordingly। अगर चलो, अगर खाली मेरे को भी यही पहले क्लोज कर देना हो, ये वाला जो अभी है, तो उस केस में या तो चलो पहले ये बिजनेस कॉम्बिनेशन ये पक्का हो गया,
अभी आगे बढ़ते दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए, फिर इसकी अकाउंटिंग कर देंगे। अकाउंटिंग करना काफ़ी इजी रहेगा वैसे इसकी। अगर इसकी अकाउंटिंग मुझे यहाँ पे ही खत्म करनी है तो चलो देखते हैं क्या होती है करके, पहले इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं, चाहिए तो फिर वो दूसरे को लाते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। या तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन समराइज करना है तो पहले पूरा क्वेश्चन समराइज कर लेते हैं। समरी बनाना है पहले, उतना लिख देते हैं। तो अब पहले एंट्रीज, ये केस को खत्म करते हैं। अभी मतलब हम कौन सा वाला पॉइंट खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला खजाना ने टेक ओवर किया। तो इस केस में अगेन अभी एंट्रीज आपको दोनों बुक में करनी पड़ेगी। डाइवर्स लिमिटेड, बिकॉज लास्ट में लिखा हुआ है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डाइवर्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ 3 कंपनीज। मतलब तीनों का वो बनाने का है। 3 कंपनी कैसे, तो एक डाइवर्स जो डीमर्ज हो रही है और रिजल्टिंग में एक सनराइज और एक खजाना आ रही है करके। अब अगर मैं बात करता हूँ एंट्रीज मेरे को दोनों में करनी है, तो सबसे पहले हम लोग किस में भी, अब पहले डाइवर्स में करो और उसके बाद किस में करते, चाहिए तो खजाना में करते। तो पहले चलो जर्नल एंट्रीज अगर मैं लिखता हूं, या तो थोड़ा अगर स्पेस को ये करना रहेगा तो यहाँ पे एक कंपनी का नाम, यहाँ पे एक कंपनी का नाम, यहाँ पे लिख देते हैं डाइवर्स लिमिटेड। और यहाँ पे लिख देते हैं खजाना लिमिटेड। अच्छा, ये कौन सा कंपनी है, तो ये आपका सेलिंग कंपनी है। और ये आपका कौन सा है, तो परचेसिंग। इस बार मैंने इसको ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। अब डाइवर्स लिमिटेड क्या करेगा, असेट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, डी रिकॉग्नाइज करेगा, डी रिकॉग्नाइज करेगा। तो डी रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके पास से क्या जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट और अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन को डेबिट, टू क्या था अनसिक्योर्ड के बाद इन्वेस्टमेंट, वैल्यू यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 400 का। अच्छा, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल रिजर्व में चाहता था, आपको याद आए तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजते थे। यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये समझाऊंगा, इसको वैसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों करके, मैं समझाऊंगा क्यों। अभी के लिए कैपिटल रिजर्व की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड। अभी लिख दो, फिर इसके बाद वो डिविडेंड वाला कंसेप्ट समझाता हूँ कि क्या है। एक्चुअली डाइवर्स लिमिटेड क्या कर रही है, तो शेयर होल्डर को डायरेक्टली कुछ देने के बजाय किसी कंपनी के थ्रू से कुछ बांट रही है। समझाऊंगा वो मैं एक एग्जांपल लेके, पूरा वो समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं बोला उसको ये लिखना है डिविडेंड करके। केस 3 में वैसा होता तो वो ये आता है, फिर एक इस पे बोला वो चार्ट बन के वो समझाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं खजाना लिमिटेड, मुझे बताओ खजाना लिमिटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो ये है एक्विजिशन है, एक्विजिशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो ही विल अप्लाई 103 और आई कैन से एक्विजिशन मेथड। Accordingly, if you pass entry, so assets and liabilities are taken over at fair value. But one adjustment was there, जहाँ पे describe किया गया था, it was stated as to book values and fair values are same. तो entry क्या है, वैसे यहाँ पे आएगा। अभी आप पहले क्या लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर फेयर वैल्यू दी होती कुछ अलग से तो वो लिख देते, बट इट इज 1000, लीव 1 लाइन, देन 2 आई विल से अनसिक्योर्ड लोन। कितना आएगा ये, 600। और क्या आता है इसमें एंट्री में, बोलो असेट लायबिलिटी टेकन ओवर एंड पीसी टू। वैसे वो लाइन छोटे का कुछ सेंस नहीं बनता, फिर वो टैली होने वाला है तो नॉर्मली डिफरेंस आता है, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। और फेस वैल्यू पे ही है क्या, वहाँ 10, तो कितने शेयर देगा वो, 400 मतलब 40 करोड़।
यहाँ पे किसकी बात खत्म हो जाती है? खजाना लिमिटेड की। अगर मैं बोलता हूँ खजाना लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाओ तो वो काफ़ी इजी रहेगी। अगर बनाना भी रहेगा तो उसमें खाली क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद एक अनसिक्योर्ड लोन आ जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक खत्म कर दिया, कौन सा वाला? बी पॉइंट से खजाना को खत्म कर दिया कि जितना भी था उसका। अच्छा, तो एक पार्ट खत्म होता है, अब दूसरे पे आते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर मुझे बताओ हम लोग कौन सा समरी पढ़ रहे थे? हमने ये हो गया हमारा, देखो ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ के भी हो गया और सॉल्व भी कर लिया, ये वाला ये भी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अभी क्या पढ़ना है? सी। सी में स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो सनराइज लिमिटेड बोला, तो यहां पे लिख देता हूं सनराइज। वो क्या क्या टेक ओवर कर रहा है, पढ़ रहा है। और इस टेक ओवर पीपीई एंड नेट वर्किंग कैपिटल, व्हेन आई से पीपीई तो यहां पे लिख देता हूं पीपीई टेक ओवर कर रहा है, देन नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। और ये किसका टेक ओवर कर रहा है? न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन का। मतलब वो क्या क्या लेके जा रहा है? ये और ये। तो 570, 150 एंड 1700। मैं वैल्यूज भूल गया, वापस बोलना जरा। 570 कितना? अच्छा, फाइन। तो वी आर गोइंग टू टेक ओवर दीज थ्री थिंग्स। वर्किंग कैपिटल अलॉन्ग विथ क्या लिखा है? सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन कितने का है आपका? तो देखोगे तो देखो ये वाला टेक ओवर हो गया, ये टेक ओवर हो गया, ये टेक ओवर हो गया, और अभी ये 400 का। उसके बाद along with the obligation for capital commitment for which Divers Limited is continue to stand guarantee at book values। इससे क्या होगा? खाली हम लोग जब सनराइज बैलेंस शीट बनाएगा तो वो अपने बैलेंस शीट के नीचे बताएगा कैपिटल कमिटमेंट करके। तो मैं बस एक लिख रहा हूँ, और एक चीज खाली वो अकाउंटिंग में नहीं आएगा, बट एक चीज कैपिटल कमिटमेंट भी आएगा ऐसा। कैलकुलेशन में किधर लेना नहीं इसको, ये खाली टेकन ओवर हो रहा है ऐसा। इट इज टू अलॉट 1 crore इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज कंसिडरेशन टू डाइवर्स लिमिटेड। अच्छा, अब सबसे पहले अगर ये टेकन ओवर हो रहा है तो कितना टोटल टेकन ओवर है? अगर आप देखोगे तो नेट एसेट्स क्या जा रहा है आपका? -30। हाँ, क्या दिया है? और परचेज कंसिडरेशन आपका है कितना? तो अगर ये मैं नेट एसेट वैसे बोलता हूं आपका, उसके बाद पीसी है, तो पीसी किसको जा रहा है यहां पे? डाइवर्स लिमिटेड को जा रहा है। और पीसी जा कितना रहा है? ये माइनस कितना गया था? और पीसी कितना जा रहा है आपका? पीसी 10। 2 किसको? टेन कैसे? तो 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, अब इस केस में बिकॉज यहां पे ये लिखा गया है पीसी टू डाइवर्स लिमिटेड,
केस 1, तो ये क्या है आपका कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। तो दो कंपनी ने एक्विजिशन किया जिसमें से एक के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन था और दूसरे के लिए कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन था। क्लियर। अब इसकी अकाउंटिंग किस हिसाब से होगी, अकाउंटिंग एज पर ये केस 1 हम लोग ने हमारे रेफरेंस के लिए लिखा है जिससे हमको याद रहे, आपको सीधा लिखना रहेगा इट इज कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर अकाउंटिंग एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब इस केस में और क्या क्या चीजें दी है जरा वो भी पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन में, बिकॉज सनराइज से कनेक्टेड डेटा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये बोला था कि चलो पहले ये इतना हो गया, अब इसमें आगे पढ़ते हैं। तो सनराइज लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 500 crores। तो सनराइज ने क्या इशू किया है, 500 crores का अनकन्वर्टेबल डिबेंचर। तो अभी ये अगर लिखना हो तो ये तो एक्विजिशन वाला हो गया। अभी मैं खाली एक पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज मैं बना के लिखते जाता हूँ क्या क्या इशू कर रहा है, वो पॉइंट वही चल रहा है अपना सी वाला। इसमें पॉइंट करते लिखते जाता हूँ। पहला इशू ऑफ एक सेकेंड, इशू ऑफ क्या आ जाएगा आपका अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। कितना किया है वो, ₹500 CR और कैरिंग क्या बोला है 15% इंटरेस्ट, मतलब ये जो रहेगा ये 15% वाला उसका कूपन रेट है करके। हैविंग अ राइट टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स इनटू 10 एट पार एज ऑन दिस डेट, वो ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये होने वाला है आगे। और दिस इशू वाज मेड टू क्या लिखा है मेंबर्स ऑफ सनराइज लिमिटेड, लेकिन जब इसका सोल्यूशन किया गया था तो इट वाज दिस इशू इज मेड टू द सनराइज लिमिटेड। तो वो मेंबर्स कट कर देना, बिकॉज जो आप मॉड्यूल में या फिर मैरिटी में आपको सोल्यूशन बताऊंगा उसमें उसके हिसाब से किया गया। दिस इशू इज मेड टू सनराइज लिमिटेड। सॉरी, दिस इशू इज टू डाइवर्स लिमिटेड, गलती से वो मेंबर्स ऑफ सनराइज बोला, वो टू डाइवर्स लिमिटेड है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है, इसका एंट्री डाइवर्स भी करेगा कि उसने इशू किया तो उसको पैसा मिल रहा है, तो इसके लिए वो क्या रह जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आएगा उचित। तो मैं आपको मॉडल का सोल्यूशन भी फिर भेज देता हूं उससे ये कराने के लिए। अच्छा, सी के बाद आपका आएगा डी पॉइंट। हाँ, डाइवर्स लिमिटेड इज टू गारंटी ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू कंपनी। ये कुछ नहीं है, ये खाली बैलेंस शीट बनने के बाद एक लिखा आ जाएगा कि गारंटी किया हुआ है करके, तो वो गारंटी दिया गया बस। डी के बाद ई पॉइंट बोनस इशू। बोनस इशू बाय किसने किया है, ये डाइवर्स ने। और बोनस इशू किस रेशियो में किया है, 1 शेयर फॉर एवरी
शेयर हेल्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, तो रेशियो क्या है उसका 1:1 का। और बोनस इशू की एंट्री क्या होती है आपको पता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व को ऊपर हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। अच्छा ई हो गया। उसके बाद एफ पॉइंट को हम लोग ने कंसिडर कर लिया था, वो नन ऑफ द शेयर होल्डर होल्ड्स लेस देन, या तो नो वन होल्ड्स ग्रेटर देन 50% वैसा। एंड अज्यूम दैट द अबव स्कीम वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय कोर्ट, वो ठीक है, वो आपके लिए फॉर्मेलिटी है, वो ऑब्वियसली अप्रूव्ड रहेगा तभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉट अप्रूव्ड रहता तो अकाउंटिंग होती ही नहीं, फिर भी ये खाली प्लान होता वो। एंड देयर इज नो अदर ट्रांजेक्शन वगैरह, इग्नोर द टैक्सेशन, ठीक है। एंड यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डाइवर्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा अब हम ना एंट्री दोनों की, तीन सबकी बुक में करेंगे बिकॉज बैलेंस शीट तीनों की बनानी है। अब जब हम इंटरेस्ट पास करेंगे तो क्या वर्सेस क्या रहेगा, तो अभी रहेगा आपका डाइवर्स वर्सेस सनराइज, ऊपर था डाइवर्स वर्सेस खजाना व्हेन इट वाज बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब जनरल एंट्रीज रहेगी डाइवर्स वर्सेस सनराइज। अच्छा मैं एक चीज खाली बता दूं, तो वो जो दिस इशू डिबेंचर वाला इशू जो था वहां पे मैंने क्या लिखा था, टू मेंबर्स ऑफ सनराइज। अगर वो होता मेंबर्स ऑफ सनराइज मतलब उस कंपनी के मेंबर और उस कंपनी के मेंबर नथिंग बट शेयर होल्डर्स ऑफ डाइवर्स, तो उस केस में डाइवर्स एंट्री पास करता या नहीं करता, नहीं करता। डाइवर्स के मेंबर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था ना वो, फिर बट यहाँ पे जब सोल्यूशन रहेगा तो उन्होंने डाइवर्स के बुक में भी एंट्री मारा है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये इशू किसको है, टू मेंबर्स नहीं है, टू क्या है आपका कंपनी है, डाइवर्स के कंपनी को। अब एक एक करके एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले एक बार ये क्लासिफिकेशन कर देते हैं एंट्री टाइम। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कॉमन कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल बिकॉज पीसी इज पेड टू कंपनी विच इज डाइवर्स। अच्छा एक एक करके एंट्री पास करते हैं। डाइवर्स की जब भी असेट लायबिलिटी होगी तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे या डी रिकॉग्नाइज, डी रिकॉग्नाइज बिकॉज दिस इज विच कंपनी सेलिंग, दिस इज एक तरीके से परचेसिंग कंपनी। तो चलो इंटरेस्ट पास करते हैं, जो जो सनराइज एक्वायर कर रहा है वो वहां से डी रिकॉग्नाइज होगा। तो सनराइज क्या क्या एक्वायर कर रहा है जरा देखते हैं। पीपीई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, और क्या कर रहा है सिक्योर्ड लोन। तो लायबिलिटीज कितनी है पहले, दो, करंट लायबिलिटी एंड सिक्योर्ड लोन, जिसको डेबिट में लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और, डाइवर्स से रिजर्व्स भी आगे जाएगा क्या, कॉमन कंट्रोल है तो नहीं, बिकॉज डाइवर्स लिमिटेड जिंदा है, मतलब लिक्विडेट नहीं हुआ है। तो डाइवर्स लिमिटेड में अगर मैं पहला एंट्री पास करता हूं तो ये क्या आएगा, करंट लायबिलिटी, उसके बाद सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के बाद हमेशा वो बेटर हो। अच्छा एक चीज चलो ये लिख दो, कितना आएगा यहाँ पे, ये 1700 और ये कितना है आपका 400 जो डी रिकॉग्नाइज होगा बराबर। मैं हमेशा ये सेलिंग कंपनी ये एंट्री पास करते टाइम लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एक चीज और आएगा निश्चित, हाँ हाँ क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन सनराइज बिकॉज नाउ पीसी इज पेड टू कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट इन सनराइज यहां पे आएगा।
एंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा था वो पैसा सामने से? पीसी 10 CR। अच्छा, ये हो गए लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज और जो एक नया एसेट आने वाला है। अब जो एसेट जा रहे हैं उसको डी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो 2 लिखते जाते हैं। अभी 2 क्या क्या है? 2 पहले एक पीपीई जा रहा है, उसके बाद करंट एसेट्स, तो पीपी कितने का जा रहा है आपका? 570 और करंट एसेट्स 1500। अब डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा जिधर भी आएगा, ये कंपनी कौन सी है? सेलिंग कंपनी। क्या सेलिंग कंपनी कभी गुडविल बुक करती है या नहीं करती? नहीं करती, वो परचेसिंग कंपनी करती है। तो इसके लिए डिफरेंस क्या रहेगा? या तो गेन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग या तो लॉस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग। और वो कहां पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो कहां पे डिफरेंस है? यहां पे लास्ट में। तो कितने का डिफरेंस है? 40, विच इज कैपिटल रिजर्व। बहुत ज्यादा खाली है। असेट्स एंड लायबिलिटीज अगर ये डी रिकॉग्नाइज करेगा तो वो क्या करेगा? वो टेकन ओवर कर रहा है। और ये क्या है? सीसीटी है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। तो स्टेप वाइज क्या बोलता है? असेट एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। वैसे भी उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दी नहीं है फेयर वैल्यूज, तो बुक वैल्यूज। और उसके बाद डिफरेंस जो भी रहेगा वो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में ही दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चलो एक एक करके असेट लिखते जाते हैं। अब ये जो असेट, हाँ इसमें, अच्छा सॉरी, हाँ लिखते टाइम वो ये हो गया है, ये गेन रहेगा। क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है करके। लिखो, चलो पहले लिखो पीपी 570। लिख रहे हो तुम लोग? लिख दिया? तो चलो मैं ही आराम से लिख रहा हूँ, लग रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या क्या आएगा बोलो? टू क्या क्या? करंट लायबिलिटी भी आ रही है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन 400 और इन्वेस्टमेंट है। इधर क्या है? उन्होंने इशू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 CR into 10, that is 10, then take the difference। पूरा एंट्री सेम है, खाली वो रिवर्स में जा रहा है। अगर आपको पता चले तो डिफरेंस जो भी आता, भले वो डेबिट में हो या क्रेडिट में, वो हमेशा कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये सीसीटी है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। एक बार घर पे जाके देखना तो थोड़ा पोजीशंस और क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको सेलिंग कंपनी का वो कभी बताया नहीं था, अब वो भी चाहिए तो वो एक डायग्राम में बना के वो सीधा फिट कर देंगे वैसा। नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन होता। हाँ, तो सेलिंग कंपनी गुडविल भी बुक करती है ना? नहीं, सेलिंग कंपनी कभी भी गुडविल बुक नहीं करती। समझता है क्यों करके? हम बेच रहे हैं तो 10 का चीज या तो मैं 12 में बेचूंगा या तो 8 में। गुडविल उसमें कभी भी नहीं आएगा, या तो गेन आएगा या तो लॉस। जो दोनों कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हाँ, हमेशा भले सामने वाला कुछ भी हो, और सेलिंग कंपनी एंट्री एक ही रहेगा वो। ये वाले में कुछ भी हो जाए, कभी भी सेलिंग कंपनी में कभी भी गुडविल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे से भी क्या मिस्टेक हो जाए पता है। दूसरा इसके बाद दूसरा एंट्री क्या आएगा बताओ। तो देखो हम लोग ने अभी यहाँ पे कौन सा पॉइंट कवर किया है मालूम है क्या? देखो ये वाला पार्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं तो ये इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू द डाइवर्स लिमिटेड, तो एंट्री क्या आएगा यहां पे? कहीं पे भी बोलो, चलो पहले डाइवर्स, या तो पहले सनराइज में बोलो। सनराइज वाला एंट्री क्या पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% अनकन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो भी है, अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख देता हूँ डिबेंचर 15%। कितना था ये? 500। और यहां पे ये बोला है कि इट इज इशूड टू डाइवर्स लिमिटेड, तो ये वाला ये लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर्स टू बैंक। क्या हुआ? गारंटी बाय इसका कुछ आएगा? गारंटी बाय का नहीं। फिर ई वाला कौन सा आएगा? बोनस बाय डाइवर्स, तो डाइवर्स वाला बोनस देगा तो वो एंट्री क्या पास करेगा? हाँ ऑब्वियसली डाइवर्स, ये समझता है ना, ऐसा नहीं कि एक जगह पे मतलब दूसरी जगह पे उधर आना ही है। एंट्री क्या आएगा आपका? रेवेन्यू रिजर्व, या फिर आपका जो भी रिजर्व्स रहेगा 2। हाँ तो जो भी रिजर्व रहेगा, मैं रेवेन्यू रिजर्व वर्ड लिख देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने का? 1:1 है। 1:1 मतलब जितना भी था उतना वो और आ जाएगा। तो पहले था कितना आपका देखोगे तो, और 250, तो वही 250 आ जाएगा ना। 250 डिवाइड बाई 10 25 आता है, वापस इंटू 10। हाँ तो बोलो कौन सा? इधर मैंने वहां पे रेक्टिफिकेशन करवाया था ना, डिबेंचर्स आर इश्यूड टू डाइवर्स लिमिटेड। तो डाइवर्स लिमिटेड अगर सब्सक्राइब करेगा तो वो पे कर रहा है ना, और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं, तू किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सर से ऊपर वो खजाना वाले पॉइंट पे जाना है एक बार। इसमें से उसका दो चीज टेक ओवर किया है, अनसिक्योर्ड लोन और एक इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज टेक ओवर किया तो इसको पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन मानेंगे? नहीं मानना चाहिए, बट उस हिसाब से अकाउंटिंग की है उन्होंने, अज्यूमिंग दैट इट इज अ बिजनेस करके। वैसे कंट्रोल कैसे आ गया, क्या प्रोसेस है उसमें, कुछ समझा ही नहीं। अरे वो नीचे लिखा है, वो ऐसा नीचे दिया है ऐसा कुछ देख, इसमें यही फॉल्ट्स थे सारे, फिर इसने उसको हटा दिया एक क्वेश्चन। पर मैं ये बोल रहा हूं बिकॉज पहले था, सबसे पहले 2 मॉड्यूल पहले, जब सबसे पहला मॉड्यूल था उसमें, इसलिए हम कर रहे, तभी प्रिंट कराया था। तो और तुम चाहो तो वो वैसा था कि वो काम का भी नहीं था, इतने सारे इश्यूज थे, इसलिए उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया। हम उनके सोल्यूशन के हिसाब से खाली जो जो उनके अजम्पशंस थे वो करते जा रहे हैं। इवन आई एग्री कि वो इन्वेस्टमेंट से इनपुट प्रोसेस आउटपुट आएगा ही नहीं करके। और तब वहां पे एक दूसरा मेथड यूज होता है असेट एक्विजिशन करके, बट
उसके हिसाब से भी सेम एंट्री होता है ये, बट अभी उस पर सब जाते ही नहीं है। वैसा है जो उन्होंने किया है वो करे तो ज़्यादा बेटर है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे तुम हो, तुम इसको खरीद रहे हो, इसके INA है 100, या तो मान लो एक कोई भी असेट है, मान लो कार है या तो कोई मशीन है, और दो ही असेट है, मान लो एक कार है और कोई मशीन है करके। इसकी बुक वैल्यू है 100 और ये है 200, तो टोटल कितनी हो गई 300। इसकी फेयर वैल्यू है लेट अस से 150, लेट अस से 250, सो दैट कम्स टू 400। मान लो ये बिजनेस एक्विजिशन है, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो एंट्री बिजनेस कॉम्बिनेशन की होगी। एंड मान ले तूने PC दिया है 450, मुझे बता गुडविल कितने का बुक होगा? 50 या 150? पक्का? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है ना? तो इसमें तेरी एंट्री क्या होती है? तू बोलता है कार अकाउंट डेबिट 150 का फेयर वैल्यू, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट 250। लाइबिलिटीज ने लिखी नहीं, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया, समझ ले वो नेट करके। एंड टू यू पेड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 450, सो योर डिफरेंस कितना आता था ये 50 का, ये गुडविल है। इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिकॉज बिजनेस एक्वायर करोगे तभी गुडविल आएगा। बट नाउ यू पेड बैंक टू बैंक, यू पेड 450 और तेरे पास दो असेट आए, कार और मशीनरी। अब अगर मैं बोलता हूँ ये असेट एक्विजिशन है, मतलब तूने खरीदा तब वो बिजनेस था ही नहीं। अब बिजनेस होता है नहीं होता, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट से जज होता है। तो मान लो वो बिजनेस था ही नहीं, शेल कंपनी है, ऐसा नॉर्मली खाली तूने असेट ही खरीदा है, तो गुडविल नहीं आएगा, बिकॉज तूने बिजनेस नहीं खरीदा है। बताया था वो सब, पर वो वापस पूछा इसीलिए वो। हाँ। नहीं, कैपिटल प्रॉफिट लॉस नहीं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ असेट एक्विजिशन में हम ऐसा करते हैं कि ये जो 450 है ना, इसको ये दोनों की फेयर वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं, 150:250, और मान लेते हैं वही अपना कॉस्ट रहेगा। बट वो है ही नहीं करके, इसको बोलते हैं असेट एक्विजिशन। ये मैंने वैसे स्टार्टिंग में बताया भी था, शायद थोड़ा ऊपर से। हाँ अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल में लिखा देता हूँ असेट एक्विजिशन का। हाँ। अब यहाँ पे एंट्री नहीं आएगा, ये पक्का है? या आप उधर एंट्री करोगे वैसा? नहीं ना? अच्छा ठीक है। और कुछ एंट्री बचा है क्या? नहीं, अब कुछ बचा नहीं है, तो अभी क्या करने का? सनराइज का और सबका बैलेंस शीट बनाने का। तो तीनों एक साथ बनाते हैं या फिर पहले दो और फिर एक अलग से, वैसा कुछ? खजाना का तो कुछ है ही नहीं है, वैसे तीनों साथ में ही बना देते हैं। और तीनों, चलो मैं एक बैलेंस शीट और सब इंडिविजुअली बनाते, क्यों मालूम है क्या? कुछ भी लाइन बाय लाइन नहीं है। लाइन बाय लाइन का मतलब है वो मैच नहीं करेगा, फिर वो कॉलम में तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं खजाना का बनाता हूँ, अब सनराइज का बनाना। मैं इधर ही बना देता हूँ, जगह है तो मेरे पास खजाना का। अगर इसमें मैं लिखता हूं तो आपका इन्वेस्टमेंट है, एक ही एसेट है, ये एसेट है अगर सीधा, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये बैलेंस शीट कोई ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? नहीं। अब उसके बाद बनाते हैं सनराइज का। हाँ बस बना लेते, अभी बैठे तो वैसे 5 मिनट और लगेगा।
पहले सनराइज हाँ बन गया खजाना। पहले ये बन गया क्या खजाना का? तो सनराइज का भी बनाओ तुम। मैं एक बार ढूंढता हूँ, अगर मुझे पुराने मॉडल का मिलता है तो मैं तुम लोग को भेज भी देता हूँ सोल्यूशन, एक बार खुद भी देख लेना। क्या पता अगर कभी आ जाए तो ऐसा, वैसे आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बट हाँ के साथ नहीं देंगे, बट फिर भी देख के जाओ तो क्या, अभी जब कर ही लिया है तो वैसा। अब अगर आप ये बैलेंस शीट बनाते हो तो इसमें देखना क्या क्या रहेगा। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं असेट्स में, तो मेरे को बताते जाना क्या क्या आएगा। पहले नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? पीपी कितना आ जाएगा? अच्छा, उसके बाद क्या है आपका करंट असेट्स? करंट असेट्स में मतलब देखो क्या आएगा, ये हो गया पीपी। अब ये करंट असेट्स यहाँ का, और ये पैसा भी आ रहा है, तो टोटल 2000 आ जाएगा। 1500 प्लस 500। 1500 प्लस 500 2000, तो टोटल कितना आ जाता है? 2570। हाँ, देन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी पहले, रुको नीचे लिखते हैं इक्विटी। तो कुछ शेयर कैपिटल इशू किया रहेगा हम लोगों ने, हाँ तो 10 का इशू किया है। तो अगर मैं बोलता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल तो ये क्या आ जाएगा? 10। और अगर मैं बोलता हूँ अदर इक्विटी, तो अदर इक्विटी में आपका क्या रहेगा? -40, जो क्या रहेगा आपका? कैपिटल रिजर्व। अभी देख हम लोग ने ये इक्विटी का इफेक्ट दे दिया, अभी ये 40 का। हाँ हाँ, माइनस में तो दिखेगा ही वो, माइनस में रिजर्व। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिखने देते हैं जहाँ तक है सब। यहाँ पे आते हैं, क्या आएगा आगे? सिक्योर्ड आएगा और एक करंट लाइबिलिटी आएगा। चलो हाँ, और एक 15%, तो लाइन से तीनों लिख दो चाहिए तो। सर इसमें इक्विटी में हो गया है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। खाली कन्वर्टिबल होने से कुछ नहीं होता, अगर वो कन्वर्टिबल है फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, उसमें से एक होता है इक्विटी पोर्शन, एक होता है लाइबिलिटी जो इंटरेस्ट देना है। तो दे आर नॉट टेस्टिंग ऑन दिस, वैसा कुछ करके उन्हें, भाई मैं ये बोल रहा हूं उन्होंने उस चीज पे पूछा ही नहीं है। ये पूरा इक्विटी में नहीं आता है वो। इंटरेस्ट कंपोनेंट इज समथिंग विच यू हैव टू पे, और उसमें भी डिबेंचर कन्वर्ट होएंगे तो उसमें फिक्स टू फिक्स टेस्ट होता है कि फिक्स नंबर ऑफ डिबेंचर मिलने वाले हैं या वेरिएबल। मतलब सामने अगर शेयर्स में देने वाला हूं 5 साल बाद फिक्स देने वाला हूं, तो वो हो गया कि पक्का वो इक्विटी पोर्शन है। बट मैं कन्वर्जन वेरिएबल नंबर में करूंगा, उस दिन की जो भी वैल्यू होगी तो एक्चुअल में उतने वर्थ दे ही रहा हूं उस दिन उनको, तो वो लाइबिलिटी पूरा हो जाता है। अच्छा समझा समझा, याद है। हाँ थोड़ा सा वैसा फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाला। हाँ तो वो उसको भी नहीं लाए तो ज्यादा बेटर है। वो अजम्पशन ये है कि वो पूरा लाइबिलिटी है, कि जो पेमेंट होने वाला है वो भी उनको उतनी वैल्यू दी जाएगी। मतलब शेयर्स वेरिएबल है, फिक्स टू फिक्स होगा तो किस में जाएगा? इक्विटी में एक पोर्शन। ये तभी कराया था, एक बार घर पे जाके देख लेना, ऐसा लिखा हुआ है F2। उसमें ये लॉजिक था कि हम लोग का बस मोड ऑफ पेमेंट इक्विटी शेयर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा है। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट एज अ कैश वो ट्रांजेक्शन, वो मतलब कैश की जगह पे वो ये इक्विटी जा रहा है बस। बट अगर फिक्स जा रहा है एकदम, अगर इक्विटी शेयर, तो आज से ही वो मेरे अंदर वो कंपनी में रिस्क ले रहा है, वैसा खाली शेयर 5 साल बाद मिलेगा।
तो इसमें भी वही भी है कि एट पार पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा उस दिन का जो इक्विटी शेयर होगा, तो इन शॉर्ट तो ये वही बोल रहे हैं कि लायबिलिटी है। देख मैं पढ़ता हूँ, राइट टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। सुन, तू वहां पे ये बोला है कि 10 रुपये कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में, जिसकी एक की वैल्यू कितनी रहेगी 10। हाँ, तो इन शॉर्ट तो बोल रहे हैं कि हम लायबिलिटी डिस्पोज करेंगे। तू उस चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। फिक्स नंबर जाएंगे, मैं क्या बोलता हूँ, फिक्स नंबर जाएंगे तो वो क्या होता है, इक्विटी होता है कि लायबिलिटी होता है? फिक्स नंबर ऑफ शेयर जाएंगे तो हाँ इक्विटी बराबर। और अगर वेरिएबल मतलब उनको जितना पैसा उतना देना है, ये पक्का है, किसी भी थ्रू से दो, तो यहाँ पे वही एट पार मतलब क्या लिखा हुआ है कि टोटल जितना पैसा बनता है उतना उसको देंगे। हाँ तो भी ठीक है। और वैसे भी अगर वो नहीं भी देते तो भी उसमें तेरे को फिर एक रेट देना पड़ता उनको, डिस्काउंटिंग रेट वगैरह, फिर वो सब करके पूरा करना पड़ता कि जो भी 8 मार्क का क्वेश्चन वो एक अलग से बन जाता। अलग से उसका एक क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अच्छा मैं इधर क्या लिखूं, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन 15% डिबेंचर। लोन कितना था आपका 400 और ये 500, विच इज अब एक लास्ट बैलेंस शीट बचा है, वो भी हो गया। बनाओ चलो डाइवर्स की बैलेंस शीट। सबसे पहले डाइवर्स की बैलेंस शीट बनाने के लिए एक काम करोगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ पेंसिल से वो जितना हो सके वो सब वो प्लस माइनस कर देने का, तो थोड़ा क्या होता है कि टेंशन कम हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको क्या करना है, वो अपने बुक पे जाना है। अभी मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा, मैं आपको बोलते जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री है ये, अगर आप कर रहे हो तो डाइवर्स में करंट लाइबिलिटी 1700 जा रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको करंट लाइबिलिटी दिख रहा है 2000 करके एंड में, वहाँ पे माइनस 1700 करना है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन 400 है तो वो हटा देना है 400 का। इन्वेस्टमेंट मतलब एक नया एसेट वहाँ पे क्रिएट करना है 600 और 1000 के बीच में। इन्वेस्टमेंट इन सनराइज करके 10। उसके बाद पीपी जा रहा है 570 का, तो 600 के बाजू में माइनस 570। हाँ क्या बोला? उसके बाद करंट असेट से माइनस 1500, तो 2-3 हजार के बाजू में माइनस 1500। उसके बाद रिजर्व है, गेन है ये, तो फिर मतलब रिजर्व्स में दिखेगा तो आपका जो अदर इक्विटी है ना 1350, उसके बाजू में प्लस 40 कैपिटल रिजर्व। एक सेकेंड, इसके ऊपर नहीं गए क्या हम लोग? पहले ये कर रहे तो चलो ये कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर, तो 2 इन्वेस्टमेंट आ गए, एक आ गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और एक आ गया इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 500 का। रेवेन्यू रिजर्व आपका कम होगा 250 से, और ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल 250 से बढ़ जाएगा। मतलब रिजर्व्स में मतलब इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व को कम करके कैपिटल बढ़ा दिया करके, बोनस इशू है ये। अब ये हो गए, इससे खत्म नहीं होता, ये खाली कौन सा खत्म हुआ जो सनराइज के साथ था। अब अनसिक्योर्ड लोन जो 600 का है वो भी कट हो जाएगा, मतलब एक्चुअली पूरा वो 1000 वाला ये चीज खत्म हो गया एक तरीके से। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों टेक ओवर थे। उसके बाद डिविडेंड ये डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब रिजर्व्स आपके क्या हुए रहेंगे कम 400 से, रेवेन्यू रिजर्व या तो अब मतलब, और टू इन्वेस्टमेंट 1000, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, तो ऊपर जो 1000 का इन्वेस्टमेंट था वो भी कट कर देना है। अब जितना भी पेंसिल से वो प्लस माइनस किया है उसको खाली एक के नीचे एक लिखते जाना है। मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखते जाओ। अभी वो मैंने मार्किंग नहीं किया, अजय ने किया क्या मार्किंग की? नहीं किया, मैं पक्का बोलता हूं, देख
बना दिया विदाउट मार्किंग के। हाँ डिविडेंड का क्या इफेक्ट दिया? वही रिजर्व्स कम होगा या बढ़ेगा। डिविडेंड लिखा तो ब्रैकेट में रेवेन्यू रिजर्व लिख दे, वो कम हो जाएगा ना। रिजर्व है वो कम हो जाएगा। मैं समझाता हूँ वो डिविडेंड क्यों होता है करके। बैलेंस शीट बनाओ, मैं भी यहाँ पे बना देता हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। वो बार बार पेज ये नहीं करते। अभी मार्किंग जो हो गई है ना बैलेंस। हाँ नहीं नहीं हो गया लेक्चर, रुक थोड़ी देर खाली 15 मिनट। अच्छा उसके बाद खत्म, लेक्चर खत्म हो रहा है थोड़ी देर में। नहीं नहीं मैं जा रहे हैं हम लोग 15 मिनट में ही। 5 मिनट में बहुत कॉल कर रहा हूँ। 5 मिनट हो गया, नहीं तो ये लेक्चर खत्म हो गया वैसे। पक्का चल, वहां का वो सब लॉक कर देना चाहिए। तो खाली यही रूम बाकी है। ठीक है, वैसे तो कोई आएगा नहीं ना इतना। अरे जब आज जा लिखो आगे बैलेंस शीट ऑफ ये तुम बना लोगे, बनाओ खुद से। मैं लिखते जाता हूँ खाली आंसर फाइनल। पीपी बताना कितना आएगा, वो कल ही बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इन्वेस्टमेंट उसको जाने दो ना। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और एक है डिबेंचर्स। 510। उसके बाद क्या है आपका करंट असेट्स जो कितना है 1000 टोटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 250 पहले था, 250 और नया इशू किया, दैट इज 500। देन अदर इक्विटी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं सीधा लिख देता हूं 740। अगर आपको कैलकुलेशन जानना हो तो उसमें एक्चुअली ऐसा है, ठीक है ना, तो वो प्लस माइनस किया हुआ ही हम लोग ने वो। उसके बाद करंट लायबिलिटी, उसके पहले लोन है वो तो खत्म हो गया, ठीक है। करंट लायबिलिटी 300।